नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के क्राइम को शुरू होने के पहले या आज के क्राइम के शुरू करने से पहले कल जिस एपिसोड में मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ठगी की कुछ घटनाएं बताई थी, पिछले 15 दिन की ही घटनाएं हैं और ये वो घटनाएं हैं जो पुलिस में रिपोर्टेड हैं। कल इसका प्रसारण होने के बाद मेरे पास कुछ फोन और आए कि उनके साथ इसी तरह से ठगी हुई है, लेकिन एक फोन बरेली से आया। बरेली में जिस समय मैं तैनात था उस समय तमाम मेरे जानने वाले, मेरे संपर्क वाले, बरेली में बहुत बड़ा कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया है, त्रिशूल एयरपोर्ट है और एयरफोर्स का बड़ा भारी बेस स्टेशन भी है। वहां से एक मेरे परिचित के रेफरेंस से एक एयरफोर्स के ग्राउंड्समैन का फोन आया और उन्होंने बताया कि साहब, हम लोग पिछले 15 दिन से बहुत परेशान हैं। हम लोगों की दिन में 4 बार ब्रीफिंग भी की जा रही है कि किसी अधिकारी का फोन आए तो उसको अपने वायरलेस के चैनल से या अपने कम्युनिकेशन चैनल से कंफर्म करें। फोन पर कुछ भी बताने की या कुछ भी कहने की या कुछ भी डाइवर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कारण उसका ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अधिकारियों के आवाज को निकालकर और सेना की महत्वपूर्ण और गोपनीय जानकारियां ली जा रही हैं। ये पिछले 20-25 दिन से या 1 महीने से, मैक्सिमम 1 महीने से ऐसा उन्होंने बताया मुझे। उन्होंने 2 उदाहरण भी बताए कि फोन आया, पूछा कहां हो, उनका सब घर पे हैं, उन्होंने कहा अर्जेंसी है, ये बताओ कितने प्लेन तैयार हैं। प्लेन तो मैं अपनी भाषा में कह रहा हूं, उस जो एयरफोर्स की भाषा होती है, कितने तैयार हैं। उसने कहा कि साहब आप कौन बोल रहे हैं। उनका साहब फला विंग कमांडर। आवाज भी उसको थोड़ी थोड़ी, क्योंकि कभी कभार बातचीत फोन पर होती थी, तो उन्होंने आवाज भी उनकी वही लगी। फिर भी चूंकि ब्रीफिंग कई बार हुई थी, उन्होंने कहा कि सॉरी सर, मैं इस समय नहीं बता सकता आपको, मैं अभी चेक करके ही बता पाऊंगा। फिर अपने कंट्रोल रूम को फोन किया, कंट्रोल रूम से उन विंग कमांडर को फोन किया गया। उन्होंने बताया मैंने कोई फोन नहीं किया था। दूसरी उसने जो सूचना बताई, जो दूसरे के पास आई थी, कहां हो, बोले साहब ऑफिस में है। कल कहां थे, तो उन्होंने कहा सब कल भी ऑफिस में थे। नहीं नहीं नहीं, तुम किस प्लेन के साथ या किस जो भी उनका टर्म है, जो टर्मिनोलॉजी है, उसके साथ प्रैक्टिस में गए थे या उड़ान में गए थे या डेस्टिनेशन को गए थे। इसने बताने सब कल की बात नहीं है, परसों की बात है। फलां प्लेन से फलां जगह हम लोग गए थे, 2 चक्कर। जो वहां पर टेस्ट उड़ानें होती हैं, जो एक्सरसाइज होती है, जो रिहर्सल होता है, हमेशा का है। ऐसा नहीं है कि अगर युद्ध नहीं है तो आर्मी शांत होकर बैठेगी, चद्दर ओढ़ कर सोएगी, या हमारे पायलट्स या हमारे जो फाइटर जेट्स हैं वो खाली बैठे रहेंगे। कुछ न कुछ होता रहता है, तैयारी चलती रहती है फिटनेस अपनी बनाने के लिए, इंजन को और एयरक्राफ्ट को हमेशा दुरुस्त रखने के लिए। ये बहुत ही गंभीर बात है। हमारे बहुत से सुधी श्रोता सेना के बैकग्राउंड से भी हैं, आप कमेंट्स में देख सकते हैं। बहुत से सुधी श्रोता ऐसे विभागों से हैं जिनके ऊपर देश की सुरक्षा का जिम्मा है, इंटरनल सिक्योरिटी का जिम्मा है। वो छोटे पद पर भी हो सकते हैं, बहुत बड़े पद पर भी हो सकते हैं।
ये जो ऑपरेटिव हैं जो कैंटोनमेंट्स के आसपास घूमा करते हैं, आईएसआई के लोग पेड पकड़े जाते हैं। हर हफ्ते, हर 10 दिन में कोई न कोई कहीं न कहीं देश में पकड़ा जाता है। ये टेलीफ़ोन नंबर मुहैया कराते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और फिर उस चेन को पहचान के किसी सीनियर का फ़ोन बता के उस आवाज़ में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से इस इस तरह की सूचना जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही संवेदनशील सूचनाएँ हैं, वो निकालने की कोशिश आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की कॉल से की जा रही है। ऐसा उन्होंने बताया मुझे। मैं उनका नाम बताना सार्वजनिक मंच पर उचित नहीं है। अगर किसी को आवश्यकता होगी, आप मेल करिएगा, उनका नाम और नंबर मैं दे दूँगा ताकि आप इसे क्रॉस चेक कर सकें। ये बहुत ही खतरनाक बात है। मैं सबसे यही कहूँगा, कल के एपिसोड में भी मैंने यही कहा था, आप एक बार चेक कर लीजिए। आपने अपने जिस बेटे की आवाज़ सुनी है कि मुझे छुड़ा लीजिए, मुझे बहुत मारा गया है, इनको पैसे दे दीजिए, मेरा करियर खराब हो जाएगा, मैं जेल चला जाऊँगा। आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि बेटा आखिर है कहाँ? और पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। इसी तरह इस तरह की सूचनाएँ माँगने के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं सभी से निवेदन करूँगा, किस्सा गोई के सभी सुधी श्रोताओं से, बहुत बड़ा परिवार हमारा हो गया है। 90,000 1 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। हमारे सुधी श्रोता बहुत ही डाई हार्ड हैं। वो रोज़ सुनते हैं, कमेंट करते हैं, अपनी बातें बताते हैं कि अगर आपके संपर्क में देश की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी में लगे हुए बल, कोई भी बल कोई हो तो उसको बता दें कि इस तरह की फ़ोन कॉल से सावधान रहें। उन्हें फ़ोन पर कोई भी चीज़ बताने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है वो जेन्युइन अधिकारी हो, तो जेन्युइन अधिकारी होगा तो जेन्युइन चीज़ पूछेगा। वो आपकी प्रिपरेशन, आपकी स्ट्रेंथ, आपके मूवमेंट्स या आपकी तैयारी के बारे में नहीं पूछेगा। उसे पूछना होगा, ग्राउंड पर पूछेगा। लिहाजा इस इस नई आफत से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस नई आफत से सबको बचना होगा और देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, कोई उसके ऊपर नहीं है। लिहाजा सबसे निवेदन, और अगर हमारे सुधी श्रोता आर्म फोर्सेस से रिलेटेड हैं, वो भी गांठ बांध लें। इस तरह की कोई सूचना जिससे आपका मूवमेंट लीक हो सकता हो, आपकी तैयारी लीक हो सकती हो, आपका एस्टेब्लिशमेंट की कोई चीज़ लीक हो सकती हो, उसका जवाब कभी मत दें। एक बार फ़ोन करके वेरीफ़ाई कर लें कि जिन्होंने ये पूछा है वो वेरीफ़ाइड आपके अधिकारी हैं या नहीं हैं। मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ क्योंकि गंभीर बात है, बहुत ही गंभीर बात है। ये अपराधी, ये हो सकता है एजेंट्स, हो सकता है दुश्मन देश के पेड एजेंट्स ऐसा कर रहे हों, तो उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। अब मैं आज के वाक़ये पर, आज के क्राइम पर आता हूँ। आज का क्राइम हालिया है, बिल्कुल हाल-फिलहाल का नहीं, लेकिन इसी महीने का है। बात मध्य प्रदेश के इंदौर की है। इंदौर में विदुर नगर से निकलने वाली रोड की पुलिया के पास 15 फरवरी 2024 को सवेरे सवेरे हल्ला हुआ कि साहब एक व्यक्ति की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है। पुलिस आई, आप जानते हैं पुलिस बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट, आत्महत्या, लटक कर आत्महत्या, जहर खाकर आत्महत्या, इसको बहुत सीरियसली नहीं लेती है। बहरहाल जो भी आया उसने देखा कि एक व्यक्ति पुलिया के नीचे धूल धूसरित पड़ा हुआ है, शरीर पर कई निशान हैं, कटे के निशान हैं, और उसकी स्कूटी भी उल्टी पलटी, कई जगह उसमें पिच के होने का जो निशान है वो भी उसी के पास
पड़ी थी। उसको अगर आप कड़ी से जोड़ें तो पुलिस को यही लगा कि रात में किसी समय ये स्कूटी सवार अपनी स्कूटी लेकर जा रहा होगा और किसी वाहन ने इसे टक्कर मार दी। उस टक्कर से ये पुलिया के नीचे आ गया, इसे चोट लग गई और किसी ने इसको अटेंड नहीं किया जल्दी, इसलिए इसकी मृत्यु हो गई। तुरंत उसका जो स्कूटी का नंबर था उससे आधे घंटे में पहचान हो गई कि वो उसका नाम रूप सिंह था और वहीं विदुर नगर का रहने वाला था। रूप सिंह के घर फौरन पुलिस ने सूचना की। रूप सिंह की पत्नी, उसका 6 साल का बेटा, ये सब लोग भागे भागे आए, उसके चाचा, और उन्होंने पहचाना कि हाँ, ये रूप सिंह की ही डेड बॉडी है। पत्नी ने बताया कि रात में ये घर का कूड़ा लेकर, और जो उसका, चूंकि इंदौर में आप जानते हैं कि इंदौर शायद देश का सबसे साफ शहर है, तो लोग कूड़ा करकट इन सब चीजों पर ध्यान रखते हैं, तो घर का कूड़ा लेकर बाहर उसके जो स्थान है वहां फेंकने गए थे और बहुत देर हुई थी। तब मैंने अपने चाचा को भी ये बताया था, ऐसा उसकी पत्नी ने बताया। पत्नी का नाम पूजा सिंह था। अपने जेठ को फोन करके बताया था कि कूड़ा लेके गए हैं लेकिन अभी तक लौटे नहीं हैं। ये बात उसने 2 बजे बताई थी कि 11 बजे कूड़ा लेकर गए हैं। कहां चले गए मुझे पता नहीं। लाश को सील करके पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम भी डॉक्टरों ने किया और डॉक्टरों का भी यही मानना था कि शायद ये टक्कर से यानी एक्सीडेंट से आई हुई चोटें होनी चाहिए। कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एंटीमॉर्टम इंजरीज यही आया। एक बहुत विशेष बात उसमें आई कि जो उसको चोट के निशान थे वो वी आकार या एम आकार के थे, यानी किसी हार्ड एंड सॉलिड ऑब्जेक्ट से टकराने से, गिट्टी से या इन सब चीजों से। अगर ये हत्या होती तो शार्प इंसाइज्ड वुंड्स आते। चेहरे पर भी बहुत चोट आई थी, तो ऐसा लगा कि हेड ऑन कोलिजन हुआ और चेहरा उस गाड़ी पर भिड़ गया, इसलिए चेहरा विकृत हो गया। पुलिस ने सबके बयान वहां नोट किए, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम होके आ गया। इस बीच में मृतक का 6 साल का बेटा, उसने पड़ोसी को यह बताया कि पापा की डेथ एक्सीडेंट से नहीं हुई है, पापा को घर में ही मारा गया है। लेकिन मैं ये बात मम्मी से नहीं कह सकता, घर के किसी आदमी से नहीं कह सकता। उन्होंने फौरन उस बच्चे को अपने पास अपनी गाड़ी में बिठाया और लेकर थाने पहुंचे। थाने में उस बच्चे ने वही बात बताई जो अपने अंकल से बताई थी, पड़ोस के अंकल से। इंस्पेक्टर ने उससे खूब सोच समझ कर या खूब सवाल करके उससे पूरी बात पूछी। इंस्पेक्टर को भी लगा कि ये बात ठीक कर रहा है। इंस्पेक्टर ने फौरन मृतक और उसकी पत्नी, क्योंकि उसने सिर्फ इतना इशारा किया कि मैं ये बात मम्मी से नहीं कहूंगा या मम्मी से नहीं कह सकता, पुलिस ने उनकी मम्मी यानी पूजा सिंह का भी सीडीआर निकलवाया। उस रात, जिस रात उसका एक्सीडेंट होना बताया जा रहा था, पूरी रात इंटरनेट की एक्टिविटी होती रही। ये इंटरनेट की एक्टिविटी करीब करीब भोर में 3 बजे या 4 बजे समाप्त हुई। कटार चैट्स उसमें सब डिलीट किए गए थे। केवल डिलीट करना जो भूल गए थे वो व्हाट्सएप कॉल की हिस्ट्री जो होती है, कॉल हिस्ट्री पीछे की,
जिसमें 2.5 घंटे की वीडियो कॉल्स थी। नंबर ढूंढा गया, किसको की गई थी, किससे किससे बात हुई थी वीडियो से, तो ज्यादातर बात मृतक के भांजे शुभम से हुई थी। शुभम को भी फौरन थाने पर लाया गया। फिर शुभम के सीडीआर निकाली गई। घटना की रात उसकी 4 लोगों से लगातार वीडियो कॉल से बात होती रही थी। पुलिस को समझने में देर नहीं लगी। पुलिस ने 2 महिला कांस्टेबल और 1 सब इंस्पेक्टर के साथ महिला को पति का अंतिम संस्कार करने के लिए भेज दिया, इस हिदायत के साथ कि अंतिम संस्कार के तुरंत बाद इसे थाने पर लाया जाएगा। पूजा सिंह, उसका भांजा शुभम और 3 और नाबालिग लड़के, ये सब थाने पर आ गए। पूजा और शुभम की जब अच्छी वाली पूछताछ हुई तो पूरी घटना साफ हो गई। यह बताया गया कि पूजा और शुभम यानी मामी और भांजा के अवैध संबंध हो गए थे और इन संबंधों को या इनकी जानकारी को छिपाने के लिए ही पति यानी रूप सिंह की हत्या की गई थी। और जानकारी जब करने की कोशिश हुई तो ये बात आई कि रूप सिंह और पूजा की शादी 10 साल पहले हुई थी। रूप सिंह ने 10 साल पहले पूजा को किसी शादी में देखा था। पूजा बहुत ही खुले विचारों की, आधुनिक साज सज्जा करने वाली महिला थी। रूप सिंह के घर वालों ने पूजा के घर वालों को शादी का प्रस्ताव भेजा, क्योंकि रूप सिंह ने कहा कि मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा, वरना मैं शादी करूंगा ही नहीं। बड़ी जद्दोजहद के बाद पूजा के घर वाले इस शादी करने को राजी हो गए। राजी खुशी से दोनों की शादी करवा दी गई और इंदौर आने के बाद जब ये लोग इंदौर लौटे शादी के बाद अपने विदुर नगर वाले मकान में, तो घर वालों ने कहा कि वाकई तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, लड़की बला की खूबसूरत है, अच्छे से अपने आप को रखती है, अच्छे कपड़े और ये सब इस्तेमाल करती है। लेकिन कुछ ही दिन में रूप सिंह को यह शक होने लगा कि इसका किसी और से भी संबंध है शादी से पहले का। बार बार उसका फोन चेक करना, बार बार वो करना, और शाम को शराब पी कर आने पर वो उसे मारना पीटना, ये काम शुरू हो गया। इस बीच में उसका भांजा शुभम पंवार मां बाप की इकलौती संतान थी, इकलौता बेटा था, शादी हुई नहीं थी और वो पहले राजस्थान में किसी रिश्तेदार के यहां शराब की दुकान पर मैनेजर का काम करता था। सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव था। पूजा सिंह भी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव थी। आप सोच सकते हैं कितने फॉलोअर्स रहे होंगे। जब बिना फिल्टर के देखने सुनने में घर वालों ने उसकी तारीफ की, तो फिल्टर लगा के लगाई गई फोटो और डीपी से कितने फॉलोअर्स बने होंगे। दिन भर उसी में उलझी रहा करती थी। शुभम भी अपनी मामी के पोस्ट को देखता था। धीरे धीरे उसने लाइक करना शुरू किया, शेयर करना शुरू किया, चैट होने लगी। और उसी में शुभम को वो ये बताती रही
कि तुम्हारे मामा बहुत परेशान करते हैं, समय से पैसा नहीं देते हैं, मेरी अपनी जरूरतों के लिए पैसा मांगने पर दुर्व्यवहार करते हैं और ज्यादा कहने पर मार पीट करते हैं। जब चैट शुरू हुई होगी तो नेचुरली वीडियो कॉल भी हुई होगी। जब जब उसके साथ मारपीट होती थी, पूजा अपने शरीर की चोटें उसको दिखाया करती थी। धीरे धीरे भांजा शुभम भी एकदम उसी लाइन पर आ गया और राजस्थान की वो नौकरी छोड़कर इंदौर आकर एक कमरा लेकर रहने लगा। सर्वोदय नगर में उसने एक कमरा लिया था और फिर मामा मामी के यहाँ आने जाने लगा। भांजा था, सगा भांजा था, मामा को कभी कोई शंका वाली बात नहीं थी, लेकिन मामी और भांजे के बीच में जो पनप रहा था, जो इंटरनेट से शुरू हुआ, वो सब कुछ घटित होने लगा। वो भी जो पैसा इकट्ठा किया था उसने उनके पूजा के सजने संवरने के लिए, कपड़ों के लिए, वो पैसे भी देने लगा। पूजा और नजदीक हो गई अपने भांजे के, सगे भांजे के। जब वो कुछ उखड़ी उखड़ी रहने लगी तो रूप सिंह को और शंका हुई। रूप सिंह अब पहले से ज्यादा मारपीट करने लगा। शुभम ने बताया कि 14 फरवरी की रात मामी ने शुभम को कॉल किया और ये बताया कि मुझे शराब पीने के बाद भी बहुत मारपीट की है उन्होंने। मामी ने शुभम से सीधे सीधे कहा कि अगर तुम अपने मामा को रास्ते से नहीं हटा सकते हो तो आइंदा से मुझसे मिलने कभी मत आना। मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर रही हूं, सोशल मीडिया साइट्स में सारे जितने तुम्हारी आईडीज हैं सबको मैं ब्लॉक कर रही हूं। उसको उकसाया कि देखो बहुत मारा है। उसने कहा मामी बस हमें आधे पौन घंटे का मौका दो, मैं अभी बताता हूं। पहले से भी शुभम के दिमाग में यह चल रहा था कि मामा मामी को परेशान करते हैं या मैं मामा की वजह से उतना फ्रीली अपने मामी से नहीं मिल पाता हूं, इनको रास्ते से हटाना पड़ेगा। लेकिन वो इसने सोचा था कि किसी को पता नहीं लगेगा, मैं इनको रास्ते से हटा दूंगा, फिर मामी से शादी करके उसी घर में रहूंगा। और जब मामी ने ही कह दिया तो जैसे वो है ना कि बल्ले बल्ले हो गया शुभम, कि जो मैं सोच रहा था वही मेरी मामी ने कह दिया। फौरन उसने अपने दोस्तों को फोन किया। दोस्त, नाबालिग दोस्त, एक नहीं 4 दोस्त। उनको समझाया कि तुम घर पर पहुंचो, मामा इस समय दारू पिए टुन्न है, मोबाइल फोन वीडियो कॉल पर ऑन रखना, मैं बताता जाऊंगा, वैसे वैसे करते जाना। चारों पहुंच गए वहां। मामी ने दरवाजा खोल दिया, भीतर घुसे। मामा शराब के नशे में टुन्न सो रहे थे। उसने ये बताया कि सबसे पहले इसके मुंह में कपड़ा ठूंसो। कपड़ा ठूंसते ही सांस के आवागमन में अवरोध होते ही ये चिल्लाने का काम करेगा। बड़ा पत्थर ढूंढ के ले आओ। बड़ा पत्थर आ गया। उन्होंने कहा पहले ठूंसो और उसके बाद सिर पर पत्थर दे मारो, ताकि ये बोल न सके, चिल्ला न सके, हल्ला न कर सके, देख न सके। दोस्तों ने यही किया। सबसे पहले उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा और जैसे ही उसे हल्का हल्का होश आने लगा, चिल्लाने की कोशिश करने लगा, सिर पर उसके पत्थर दे मारा। सिर पर पत्थर डालने फेंकने से या मारने से कई जगह से उसके खून रिसने लगा, निकलने लगा। बेहोश हो गया वो।
फौरन शुभम ने कहा कि जल्दी से घर से पॉलीथीन का कोई वो हो, पन्नी हो जिसमें सब्जी और सामान आता है, फौरन ले आओ। मामी दौड़ कर ऐसी पन्नी ले आए, बोले मुंह पे पूरा ऐसे पहना दो, वरना खून इधर उधर जाएगा बिस्तर पर, जमीन पर, तो कल को पुलिस जान जाएगी कि घर में ही हत्या हुई है। तुरंत पॉलीथीन उसके सिर पर पहना के और उसे अच्छी तरह रस्सी से बांधा गया। सारा खून उसी पॉलीथीन में रिस रिस कर गिरने लगा, नीचे नहीं गिर रहा था। थोड़ी देर बाद रूपा ने उसके सीने पर सवार होकर गर्दन दबा दी, लेकिन फिर उसे यह महसूस हुआ कि ऑलरेडी इसकी मृत्यु हो चुकी है, सांसें इसकी चल नहीं रही हैं। उसे एक सफेद कपड़े में या एक चद्दर में अच्छी तरह से बांध के, सिर की वो पन्नी जिसमें खून भर गया था ऑलमोस्ट, उसी के साथ 3 दोस्त, एक को कहा कि तुम चले जाओ जैसे आए थे, 3 दोस्त स्कूटी पर उसे लेकर वहां पहुंच गए और वहीं ये बात करीब 12 बजे की है और वहीं उसके शव को लेकर अहीर खेड़ी में बैठे रहे। बराबर कोई न कोई छोटी बड़ी गाड़ी जाती रही, इस डर से कि गाड़ी की रोशनी में इसको अगर नीचे फेंका गया तो कोई अगर देख लेगा तो दिक्कत होगी। रात 2 बजे जब बिल्कुल आवाजाही बंद हो गई तो ये तीनों शव को लेकर पुलिया के पास पहुंचे। उसे पुलिया से नीचे, कंकड़ पत्थर नीचे बहुत था, पुलिया से नीचे फेंक दिया और स्कूटी को पैरों से और पत्थर से पिचका के उसे भी नीचे गिरा दिया। नीचे जाकर सिर की पन्नी खोल दी, सारा ब्लड वहीं गिर गया। यही वजह है कि पुलिस को प्राइमा फेसी ये एक्सीडेंट ही लगा, क्योंकि इतना ब्लड वहां गिरा हुआ था कि एक्सीडेंट हुआ, सिर की चोट आई जिसको हेड इंजरी कहते हैं, और इतना खून बह गया कि इसकी डेथ हो गई। वहां फेंकने के बाद ये सब अपना कपड़ा झाड़ते हुए अपने अपने घर पहुंच गए। और जैसे ही सवेरे यह हल्ला हुआ कि रूप सिंह की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, तो शुभम ने अपना सोशल मीडिया आईडी पर अपना स्टेटस लगाया कि मेरा इश्क औरों जैसा नहीं है, अकेले रहेंगे पर तेरे ही रहेंगे। ये एविडेंस में सब इकट्ठा किया गया है। फिर रात में 2 बजे फिर फोन करके बताया कि ताऊ जी को फोन करो, यानी पूजा सिंह के जेठ को, और उनसे बताओ कि 11 बजे स्कूटी लेके कचरा फेंकने, जो उसका डंपिंग ग्राउंड है या जो कचरे का बॉक्स है, वहां लेकर गए थे और अभी तक लौटे नहीं हैं। 3 बजे के आसपास वो आए, उन्होंने आसपास देखा, उन्हें कुछ समझ में आया नहीं। तब तक सुबह जैसे ही हुई भोर में 5 साढ़े 5 बजे लाइट हो जाती है, धुंधलका खत्म हो जाता है। लोगों ने देख लिया। 6 बजे तक पुलिस आ गई और ये पता लगा कि इसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई है। एसीपी नंदिनी शर्मा ने इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर किया और उन्होंने ही बच्चे की उस बात को सीरियसली लेकर और सीडीआर के एनालिसिस करके पिन पॉइंट किया कि कौन कहाँ पर किससे कब और कितनी देर तक बात करता रहा है। अंतिम संस्कार के तुरंत बाद पूजा सिंह
और उन नाबालिग बच्चों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके उन्हें पूजा सिंह को जेल भेजा गया और इन चारों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। आज की घटना देखिए, आज की घटना में मामी और भांजे के पवित्र रिश्ते को तार तार कर दिया गया, मामी ने भी और भांजे ने भी। और अब तो बड़ा मुश्किल हो गया है। इतनी घटनाएं मैंने आपको सुनाई है, रिश्तों पर आधारित, रिश्तों को कलंकित करने वाली, रिश्तों को तार तार करने वाली। लेकिन मामा भांजे के बीच ये हत्या और ये सब तो सुना था, लेकिन मामी और भांजे के बीच के संबंध की शायद ये पहली घटना होगी। मामा भांजी से इंटेंगल्ड हो गया, ये भी घटना एक आध मैंने बताई है, लेकिन मामी भांजे से संबंध बनाकर इस तरह का कांड कराएगी, ये शायद पहली बार मेरी निगाह में आया है और पहली बार आपके समक्ष हमने बताया है। अब बड़ा मुश्किल हो गया है ये समझना कि हमारी सामाजिक संरचना, पारिवारिक संरचना, परिवार की सभ्यता, परिवार की संस्कृति किसी भी जाति और धर्म की हो, हमारे रिश्ते कहाँ पहुंच गए और इसके क्या मायने अब रह गए। देखिए, तमाम अपराध की कहानियों में, अपराध के सत्य घटनाओं में देवर भाभी, साली जीजा, टोला पड़ोस की लड़की लड़का, ये तो सुना जाता रहा अपराध के दृष्टिकोण से। लेकिन चाचा भतीजी, मामा भांजी, मामी भांजा, ऐसे रिश्तों में इस तरह की बात थोड़ा रेयर है, कम है। क्योंकि भांजे और मामा मामी का जो रिश्ता होता है ये बड़ा पवित्र माना जाता है। खासकर ये हिंदी बेल्ट में, उत्तर भारत में, बिहार से लेकर और उधर हरियाणा पंजाब तक भांजे भांजी, इनकी उम्र चाहे जितनी कम हो, 8 साल के हों, 10 साल के हों, 5 साल के हों, अगर ननिहाल जाते हैं तो इनके पैर छुए जाते हैं, बहुत सम्मान किया जाता है, इन्हें पूज्य माना जाता है। ये पूजनीय है क्योंकि जो लड़की विदा होके गई है उसके पांव पूजन है पूरे गांव ने, पूरे घर ने, इसलिए ये पूजनीय है। और अब मैं उस महिला को क्या कहूं, रूपा को, एक बच्चे की मां और अपने से छोटी उम्र का भांजा। अब क्या कहा जाए इसके लिए। अगर मामी शह न देती तो भांजा शायद ऐसी हिम्मत कर पाता, शायद ही उसको इतनी हिम्मत पड़ती कि वो मामी से संबंध बना ले। अच्छा, दूसरी तरफ से भांजा भी बहुत शातिर कि वो मौके पर गया नहीं, सारा काम वीडियो कॉल पर किया। इंटरनेट ने उसको इतना ज्ञान दिया, क्राइम शोज उसने इतने देखे कि नाबालिग दोस्तों से हत्या कराओ, उनका भी नुकसान नहीं होगा, उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा, उनको बता कि ये काम करो। और सबको एडवांस में उसने किसी को 6,000, किसी को 5,000, किसी को 8,000 रुपए दिए थे। पैसे लेके जाओ, काम करके आओ। और उनको ये बताया कि जो काम करना है ऐसे ऐसे है, मामा को खत्म करना है, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, जेल नहीं जाना पड़ेगा, जो बाल सुधार गृह हैं वो घर जैसे होते हैं, फ्लैट में होगा, वहां रहना पड़ेगा, 3 साल से अधिक तुमको कोई रोक नहीं सकता, इस बीच में मैं सारा खर्चा तुमको देता रहूंगा। ये ट्रेंड बहुत खतरनाक है, बहुत बहुत खतरनाक है। आपको ध्यान हो, मैंने आपको एक अपराध बताया था मुरैना जिले का। मुरैना जिले में बानमेर एक कस्बा है, वहां पर 27 मई 2023 को, ये एपिसोड है 792, 792,
आई बटन दबा के आप ये पूरा एपिसोड देख सकते हैं। इस घटना में दो 30 साल के बहुत ही गहरे दोस्त, एक का नाम अनिल वर्मा और दूसरे का नाम कैलाश गोयल, 30 साल की दोस्ती, घर की, परिवार की, बच्चों की, सबकी दोस्ती, मिसाल दी जाती थी उनकी दोस्ती की। लेकिन कुछ दिक्कतें हुई प्रॉपर्टी को लेकर, और बहुत ही शातिराना अंदाज में कि किसी को पता न लगे, अनिल वर्मा ने एक मोहल्ले के ही हिस्ट्री शीटर मोनू तोमर से संपर्क किया और ये कहा कि किसी को पता नहीं लगना चाहिए, लेकिन कैलाश गोयल जिंदा नहीं बचने चाहिए। मोनू तोमर ने 5 ऐसे लड़कों को ये काम दिया जिनका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और आधार दोनों चेक करके कि 16 साल से नीचे के हों, और उन्हें खूब समझाया कि जेल नहीं जाना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा, वहां सीसीटीवी सब जगह लगे हुए हैं, उस दुकान में ही 4 सीसीटीवी हैं, उनको भी देख के मत घबराना, जैसे ही वो सामने से पीछे हो कपड़े के लिए कहना, पीछे हो गोली मार देना, इत्मीनान से चले आना, अपने घर पर रहना, पुलिस सीसीटीवी देखेगी, नहीं पहचान पाएगी बहुत अच्छा, लेकिन अगर पहचान गई तो घर पहुंचेगी, घर पे मिलना, तुम्हें बाल सुधार गृह भेज देगी, बस 3 साल इंतजार करना। बाकी इस काम के लिए चूंकि अनिल वर्मा ने 20 लाख रुपए मोनू तोमर को दिए थे और 50-50 हजार रुपए एडवांस इन नाबालिग बच्चों को दे दिया था, और ये कहा था कि बाकी 50,000 रुपए काम करके आओगे तो दे देंगे, और दिया भी। यानी हर बच्चे पे 1 लाख रुपए खर्च किया। 20 लाख में ये 5 लाख रुपए उन नाबालिग अपराधियों को दिया जिन्होंने कैलाश गोयल की सरे शाम, सरे राह, सरे बाजार गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है या जो प्रोविजंस हैं, देखिए इसके बारे में पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन निर्भया कांड के बाद जो ढेर सारे बदलाव हुए, जिसमें एक नाबालिग अपराधी ने सबसे ज्यादा हैवानियत की थी निर्भया की, उसका कुछ नहीं हो पाया, 3 साल बाद छूट गया। प्रोविजंस ऐसे हैं, 16 से 18 के बीच अगर कोई अपराध करता है उम्र में, तो वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को रेफर होगा। क्राइम की सीरियसनेस कितनी है, क्या उसने ये बिना सोचे हुए क्राइम किया, क्या उसने कम विकसित दिमाग होने की वजह से, ये सब चीजें डिसाइड करके तभी वो ये डिसाइड करेगी कि ये ट्रायल जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, जुवेनाइल कोर्ट में होगा कि एडल्ट आदमी की तरह इसका एडल्ट कोर्ट में इसका ट्रायल होगा, और सजा भी वैसी ही दी जाएगी, लेकिन मृत्यु दंड किसी भी कीमत पर नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर अपराधी 16 साल से कम है तो कोई ऑप्शन नहीं है, मैक्सिमम सजा 3 साल की। अगर महिला ने इंस्टिगेट न किया होता अपने भांजे को तो यह कभी नहीं होता, यह घटना बिल्कुल नहीं होती। भांजे का घर आना जाना ही और उस पर किसी की निगाह न पड़ना या किसी की निगहबानी न होना, ऐसी परिस्थितियां बनाता चला गया कि ये कांड बड़ा कांड हो गया। इसलिए घर पर आने जाने वालों पर पूरी नजर रखिए। एक्सेस की बात मैंने हमेशा की है। भांजा था, इसका आना जाना कैसे रोक लेते, लेकिन पति को चाहिए था या दूसरे लोग जो थे वो इस पर सतर्क दृष्टि रखते। इसलिए सतर्क रहिए, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।